बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप एवरीवन इज फाइन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर है आप लोगों का, इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली आपने देखा है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि देयर आर टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 डिफरेंट कंपोनेंट, 5 डिफरेंट आइटम्स को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। एक होती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो स्टैंडर्ड का नाम है, और हम इसको यहाँ पे एसओएफपी या बैलेंस शीट के नाम से भी प्यार से पुकारते हैं। ये बिजनेस जो होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, ये बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज के बारे में हमें बताती है, और ये इसकी पोजीशन बताती है। ये इसकी पोजीशन बताती है कि किसी डेट के ऊपर कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, और कितने जो है वो हमारी इक्विटी है। एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी। तो ये जो स्टेटमेंट होती है, ये क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक डेट की होती है, इसलिए इसके साथ हम वर्ड लिखते हैं एज एट फ्लान डेट, एज एट फ्लान डेट, एज एट फ्लान डेट। उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती हैं 4। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। और अगर आप गौर से देखें इसको, कभी आप आइडेंटिफाई करें, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को आईएफआरएस के मुताबिक बनाती है उसको देखें, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होती है जी स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप लोगों ने जो है ना वो देखी होगी कि कुछ जगहों पे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, इसमें बिजनेस के जो ऑपरेशन से रिलेटेड काम होते हैं वो बताए जाते हैं, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स के अंदर बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें यहाँ पे पार्क होती हैं जो कि जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से ताल्लुक होता है। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रीवैल्यूएशन गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। बहरहाल ये दोनों मिलकर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। और क्योंकि ये एक बिजनेस के परफॉर्मेंस को बता रही होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज फॉर द पीरियड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि चेंजेस के बारे में बताती है, किसके अंदर, जो इक्विटी के अंदर होती है। देखिए आप लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इसमें 3 चीजें होती हैं। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर हमने बात की है कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और इक्विटी के बारे में बताया जाता है। अगर बैलेंस शीट का आप लोग कंपैरिजन करें तो उसमें 2 चीजें होती हैं। बैलेंस शीट का होता है जी ओपनिंग, यानी कि हम लोग कहते हैं जी इक्विटी, और इक्विटी के अंदर हम लोग करंट ईयर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 2024 और इसके पीछे 2023। तो ये 2 फिगर्स होती हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं इक्विटी जो है वो 2023 में इतनी थी और 2024 में इतनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमें सिर्फ एक पोजीशन बताती है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन होना, या उसके अंदर मूवमेंट वगैरह के बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 चीजें होती हैं। एक होती है जी इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या क्या है, पूरे साल में इसकी क्या मूवमेंट हुई। तो इससे जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसके लिए वो होती है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दूसरा होता है कैश। तो अगर आप कैश की भी बात करें तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में आ रहा होता है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन उस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में क्या क्या डिटेल्स हुई, क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या काम हुआ, वो भी हमारे लिए रेलिवेंट होती है। तो फिर हम एक समरी सी बनाते हैं जो कि कैश की मूवमेंट को शो करती है, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी कहते हैं। स्टेटमेंट जनरेट मूवमेंट इन कैपिटल एंड रिजर्व्स, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ये कैश मूवमेंट के बारे में बताती है कि कैश के इनफ्लोज कितने हैं, आउटफ्लोज कितने हैं। और फिर एक 5वीं स्टेटमेंट होती है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली ये छोटी छोटी डिफरेंट वर्किंग्स और डिस्क्रिप्टिव नोट्स या इस तरह की चीजें होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड की, विद द इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर 4 स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड की है, उन चारों की इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये वाली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें, ताकि वो चारों स्टेटमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, कॉम्प्रिहेंडेबल हो, और ऐसी हो कि उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जा सके। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी आ रही होती है, उस इक्विटी के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बतानी होती हैं, और उसमें कैश आ रहा होता है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उसकी चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में बतानी होती है। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करें तो बेसिकली ये स्टेटमेंट होती है दैट शोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी।
ठीक है। अभी हम बात करके आए हैं कि ये तो हम तो इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल के बारे में, लेकिन ये नेट एसेट का वर्ड कहां से आ गया? तो जनाब टेंशन नहीं लेने का, ये नेट एसेट्स जो होते हैं ये बेसिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को करके आते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है जी इक्विटी, या जिसे हम कैपिटल कहते हैं। चलें जी हम इसे कैपिटल कह लेते हैं, कैपिटल कह लेते हैं जी। और फिर उसके बाद इसमें लायबिलिटीज होती हैं, और उसके बाद जब हम इसको टोटल करते हैं तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड का हम समझ में टोटल आ जाता है। फिर एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स के अंदर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट सबको जमा करें तो हमारे पास ये टोटल आ जाता है। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बनती है। अगर हम एसेट्स के अंदर से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो हम कैपिटल पे ही पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ये जो कैपिटल या इक्विटी है ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को करके आती है। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। एसेट्स के अंदर जो इक्विटी है हमारे पास, इसके अंदर शेयर कैपिटल और बहुत सारे रिजर्व शामिल होते हैं और रिटेन्ड अर्निंग शामिल होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये जो चीज है ये इस तरह से अवेलेबल होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली ये बताती है कि आपके एसेट्स के नेट एसेट्स के अंदर, यानी कि लायबिलिटी कैपिटल वगैरह, इनके अंदर क्या मूवमेंट है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। एग्जांपल के लिए आपके पास बता रहे हैं कि एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। ड्रॉ करें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। ये रेंड है जी दिसंबर 31 2021। ठीक है जी, आपने जिस साल के लिए बनानी है वो 2021। आपको पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम कंपैरेटिव बनाते हैं, हमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए। ये IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि भाई जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो आप कंपैरेटिव बनाएं। कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि ये कंपेरेबल हो, इसलिए करंट ईयर और लास्ट ईयर इन दोनों की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हम लोग बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के अंदर क्या करते हैं कि हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, 2015 का फॉर एग्जांपल, इससे पीछे 2014 का, और हम लोग लिखते हैं एसेट्स या व्हाटएवर जो भी है वो यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर एक से ज्यादा कॉलम्स हमें वर्टिकल्स ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमें डिफरेंट टाइप की आइटम्स बनानी पड़ती है। इक्विटी के अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें शामिल होती हैं जो कि हम लोगों ने अभी बात की है। मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी के अंदर नॉर्मली क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले उसमें होता है जी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, फिर उसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपका सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो हम ऐड कर देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके अलावा बहुत सारे रिजर्व हो सकते हैं, आपने किसी भी पर्पस के लिए रिजर्व मेंटेन किया हुआ है तो वो रिजर्व हो सकते हैं। तो होता यह है कि पूरे साल की जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट उठा के हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर देते हैं, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसके अंदर हमारे पिछले पूरे सालों का प्रॉफिट आ रहा होता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे उसने कहा है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बनानी है, तो हर आइटम ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है। तो हम लोग एक डिफरेंट स्टेटमेंट बनाते हैं, एक डिफरेंट मोड बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग आमने सामने लिखने की बजाय ऊपर नीचे लिख देते हैं। 2 सालों की इंफॉर्मेशन एक साल और उसके साथ दूसरा साल, इस तरह से लिखने की बजाय ऊपर और नीचे लिख देते हैं। तो पहले पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके बाद हम ऑनवर्ड सेकंड ईयर की सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट करने के उसने ये बताया है, ये अभी मैंने यहाँ पे ये पहले भी कराई थी तो मैंने डिलीट नहीं की, मैंने कहा लिखने में टाइम कम लगेगा तो हम लोग यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। उसने कहा ड्रा द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है। ये रन है जी 31 दिसंबर 2011। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बड़ी रेलेवेंट होगी। हम लोगों ने जिस साल के लिए बनानी है वो हमारा करंट ईयर है, वो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2011 पे 2021 पे। तो ये स्टार्ट हो रहा होगा 1 जनवरी 2021 पे। तो और लास्ट ईयर जो होगा हमारा वो होगा 31 दिसंबर 2020, और वो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जनवरी 2020 से। तो हमें हमेशा ये इंफॉर्मेशन जो है ये गैदर करनी है। ये करंट ईयर है और ये लास्ट ईयर है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन इसलिए गैदर करनी है कि हमने इस डेट से स्टार्ट करना है, लास्ट ईयर के स्टार्ट से हमने शुरू करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी 2020 के ऊपर हम लोगों ने यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2020। उसने कहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 मिलियन है, 2020 में 14 मिलियन था। अब इस इंफॉर्मेशन को जरा गौर से देखें, नीचे वाली जो मैंने चीजें लिखी है इसको इग्नोर कर दें। उसने कहा है कि
ईयर एंड है दिसंबर 21, इसका मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो दिसंबर 21 की दे रहा है। उसने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 मिलियन है। 20 मिलियन का ये मतलब है कि 2021 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 मिलियन है, और इसके साथ उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2020, और उसके साथ उसने ये 2 डॉट्स लगाए हुए हैं और आगे 14 मिलियन लिखा हुआ है। जब इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो तो इसका ये मतलब होता है कि करंट ईयर की इंफॉर्मेशन या करंट ईयर की रिलेवेंट अमाउंट 20 है, और उससे बिल्कुल पीछे साल की यानी कि 2020 के साल की 14 मिलियन है। अभी 14 मिलियन क्या है, ये प्रॉफिट है। तो 2 सालों का प्रॉफिट कंपैरिजन में स्टेटमेंट में अगर दिया गया हो तो वो इस तरह से दिया गया होता है कि वो करंट ईयर की फिगर दे देता है, फिर ब्रैकेट लगाता है, ब्रैकेट के अंदर पिछले साल का ईयर नंबर लिखता है, ईयर है पिछले साल का 2020, और उसके साथ ये सेमी कॉलन लगा के 14 मिलियन लिख देता है, यानी कि जो अमाउंट होती है वो लिख देता है। तो इसका मतलब है कि करंट ईयर की जो टैक्स है वो 20 मिलियन है और पिछले साल का जो टैक्स है वो 14 मिलियन है। नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन शेयर्स है और पिछले साल भी 5 मिलियन शेयर्स थे। ठीक है, अच्छा ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, ये शेयर कैपिटल नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग एट 1 जनवरी 2020 इज 24 मिलियन। तो अब जरा गौर से देखें, तो हमने रिटेन अर्निंग्स के साथ इसको शुरू करना है, क्यों ना हम ऐसे करेंगे, इसको यहां से डिलीट कर लेते हैं और फिर दोबारा से अमाउंट पुट करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये रेड कलर जो है ये है बेसिकली आपका पिछला साल, ठीक है, लास्ट ईयर। तो पहले हम लास्ट ईयर की फिगर्स लिखेंगे। लास्ट ईयर के अंदर शेयर कैपिटल कितना होगा, उसने कहा कि लास्ट ईयर में आपका शेयर कैपिटल था 5 मिलियन का, तो 5 मिलियन शेयर्स थे, और अगर शेयर प्राइस ना दी गई हो यानी कि पर शेयर फेस वैल्यू ना दी गई हो तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में एक शेयर जो होता है वो 10 रुपए का होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास शेयर जो है ये 50 मिलियन के हैं, 50 मिलियन का आपके पास ये शेयर कैपिटल आ गया। दूसरी बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की। जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका ओपनिंग बैलेंस उसने ये बताया हुआ आखिरी पॉइंट में कि 1 जनवरी 2020 के ऊपर जो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है वो 24 मिलियन है। तो हम 24 मिलियन का जो है वो रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख देते हैं। हम इसे राउंड करके लिखा करेंगे, लेकिन अभी हमारी पहली एग्जांपल है तो समझाने की गर्ज से मैं कह रहा हूं कि हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा जी कि ईयर एंड हुआ हमारा और पहले साल का जो प्रॉफिट आया है 2014 का 2020 का वो 14 मिलियन है। तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा कि जो भी हमारा पूरे साल का प्रॉफिट बनता है, हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जनाब हमारी सेल्स है, उसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और तो हमारे पास जो है ना वो जीपी आ जाता है, जीपी में से हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करते हैं अदर इनकम्स, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं टैक्स जो हमने उसका देना है, तो हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, पीएटी। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये इसी के ऊपर हम लोग डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि डिविडेंड जो है वो हम लोग देते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उस साल जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसमें से वो हिस्सा जो हम उसके ऑनर्स को दे देते हैं कि ये लो मुबारक हो तुम्हारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, वो हम लोग उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट इसमें बच जाती है वो रिटेन्ड अर्निंग में आ जाती है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 जो है वो हमारा कितना है 14 मिलियन का, तो हम यहाँ पे 14 मिलियन ऐड कर देंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास जो है वो बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 यानी कि पिछले साल के इख्तिताम पे हमारे पास 38 मिलियन का रिटेन्ड अर्निंग हो गया है। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, हम लोग अगले साल की बात करेंगे। दूसरा साल स्टार्ट हो गया, हमारे शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो शेयर कैपिटल हमारा उसी तरीके से 50 मिलियन का आएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या चेंज होगा, हमारा सिंपल जो प्रॉफिट है वो हम अपने रिटेन अर्निंग में ऐड करते जाएंगे। इसमें और भी चीजें आएंगी, लेकिन फॉर्मेट पहले समझ लें। तो फॉर्मेट क्या है कि हम लोग पहले पिछले साल की चीजें लिखते हैं, फिर इस साल की चीजें लिखते हैं। नॉर्मली अगर किसी कंपनी में कुछ भी ना हुआ हो तो एटलीस्ट उसका जो रिटेन अर्निंग का जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर ट्रांसफर होता है, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर ट्रांसफर होता है। और अगर फर्ज करें कि कभी लॉस हो, ये भी तो हो सकता है ना लॉस हो, तो बिल्कुल वो जो लॉस है वो रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा। तो प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे और लॉस जो है वो हम माइनस करेंगे, किसमें, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये जो प्रॉफिट है ये कौन से साल का है, ये है जनाबे वाला, पेन का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021। ठीक है, ये है जी, उसने बताया है कि 20 मिलियन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 मिलियन है, तो हम यहाँ पे 20 मिलियन ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो टोटल 58 मिलियन का हमारे पास रिटेन अर्निंग्स हो जाएगी।
और आपको पता है कि शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही है, तो शेयर कैपिटल हमारा बिल्कुल उसी तरीके से 50 मिलियन का है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो गई। जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखेंगे उसके टाइटल में ये 3 लाइन आइटम्स लिखेंगे, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड पूरा लिखना है, जो भी कंपनी का नाम हो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट लिखनी है, SOCE नहीं लिखना, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट लिखना है। ठीक है, और ये भी लिखना फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2021। अब देखिए 2021 के लिए हम पहले उसके पिछले साल की स्टेटमेंट पूरी ऊपर बनाते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग करंट ईयर की स्टेटमेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉलमर स्टेटमेंट होती है, इसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, तो अगर हम हर साल की आमने सामने बनाएंगे तो वो फिर बहुत लंबे कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम पहले साल की ऊपर बनाते हैं, पिछले साल की, और करंट ईयर की नीचे बनाते हैं। अब ये था जी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी इक्विटी की आइटम्स के अंदर। अब जरा गौर से सुन लीजिएगा कि इक्विटी की आइटम्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं उन सब की कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो आगे हम लोग बहुत सारी स्लाइड्स के अंदर आज ही इंशाल्लाह ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों में चेंजेस आती हैं, वो क्या क्या चेंजेस हैं, और उनको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कैसे डालना है। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बना ली है, यही है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे हमेशा। हम पहले पिछले साल के अमाउंट्स लिखेंगे, उसमें पिछले साल की मूवमेंट सारी लिखेंगे, फिर करंट ईयर की चीजें लिखेंगे, करंट ईयर की मूवमेंट्स लिखेंगे। तो एग्जामिनर बेसिकली अक्सर औकात आपको कहता है कि आपको 2 सालों का डाटा देता है, 2 इयर्स का डाटा देता है, और आपको कहता है कि करंट ईयर की बनाओ, तो फिर आपको पिछले सालों के डाटा की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और आपको वो कैलकुलेशंस करनी होती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है? शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट उस साल का आके ऐड होता जाएगा, तो हर साल का जो प्रॉफिट होगा वो रिटेन अर्निंग में ऐड होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर, पहले पिछले साल का और करंट ईयर का। अब यहाँ पे हमें कभी कभार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें ईयर एंड जो है वो फॉर एग्जांपल दिसंबर नहीं होगा, वो सितंबर होगा, वो जून होगा, वो मार्च होगा, तो फिर हमें डेट्स के ऊपर जरा गौर करना होगा कि कौन सी डेट्स है और कौन सी हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो कौन से साल में फॉल करती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम लोग पहली ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तकरीबन हर साल ही होती है, और उसे हम कहते हैं जी डिविडेंड्स। अच्छा जी, एक सवाल है बच्चे का, उसने कहा ये फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। देखिए फॉर्मेट के मार्क्स नहीं होते, फॉर्मेट के अंदर आइटम्स के मार्क्स होते हैं कि आपने कौन सी आइटम सही जगह पे प्लेस की है। अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का क्वेश्चन आया है और आपने उसका फॉर्मेट बना के ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए हैं और आपको लगता है कि आपने फॉर्मेट बना दिया है, तो उसका आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ओपनिंग बैलेंसेस जो क्वेश्चंस के अंदर लिखे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती है, उसके मार्क्स नहीं मिलते। आपको इन्फॉर्मेशन वो वाली के मार्क्स मिलते हैं जिसके आपने क्वेश्चंस या सॉल्यूशंस बनाया हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी डिविडेंड की, कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो होता है बेसिकली दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। सही है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, देखिए आपका प्रॉफिट आ गया एक साल का। इस प्रॉफिट को के दो पार्ट्स किए जाते हैं। एक पार्ट किया जाता है जी ओनर्स को दे दिया जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड पे कर देते हैं। और दूसरा जो है क्या होता है कि हम रिटेन कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट बिजनेस में बेसिकली री इन्वेस्ट हो जाता है, या इन अदर वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं कि ये री इन्वेस्टमेंट है। फर्ज करें कि एक बिजनेस था, उसने पूरा साल काम किया, सेल्स की, उसमें से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सारी चीजें माइनस की, टैक्स भी माइनस कर दिया, गवर्नमेंट का जो जगह टैक्स होता है वो सारा कुछ माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या? प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट जो है बेसिकली वो किसका है? वो उस कंपनी का प्रॉफिट है, उस कंपनी के ऑनर्स का प्रॉफिट है, उस कंपनी के मालिक जो है वो उस प्रॉफिट के हकदार है। तो वो लोग जो है वो कहते हैं कि यार ये प्रॉफिट जो है ये हमें चाहिए। या इसमें ऐसे भी किया जा सकता है कि कंपनी के ओनर्स डिसाइड करें कि भाई प्रॉफिट हम सारा का सारा ओनर्स को नहीं देंगे, हमें कुछ हमारे फ्यूचर के अंदर प्लान्स हैं जिसमें हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बेहतर करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, नई मशीनरी लगानी है, नई मार्केट्स में जाना है, नई मार्केटिंग करनी है, ताकि हम लोग जो है ना वो अपने प्रॉफिट को मजीद कमा सकें। कुछ रिटेन करने के लिए, अपना शेयर रिटेन करने के लिए भी कुछ लोग एफर्ट्स करते हैं। तो रूल ये है कि वो जो प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का, वो कभी भी सारा का सारा ओनर्स को नहीं दे दिया जाता। ओनर्स कहते हैं कि यार इस बिजनेस के ऊपर भी तो कुछ लगाएं, ठीक है, यानी कि इस एसेट के ऊपर भी तो कुछ लगाएं, ताकि जो है ना ये अपना प्रॉफिट हासिल करता रहे, बार बार हमें प्रॉफिट मिलता रहे। तो सोने की मुर्गी एक दफा ज़िबा नहीं करनी चाहिए सोने का अंडा देने वाली, बल्कि उससे रोज थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बेनिफिट हासिल करना चाहिए। तो प्रॉफिट के कर दिए जाते हैं दो हिस्से, एक को हम लोग कहते हैं जी हमने डिविडेंड दे दिया, और एक हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर ही रिटेन कर लिया। तो जो प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, वो हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं,
उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जो डिविडेंड होता है ये भी बेसिकली एक मूवमेंट होती है जो कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर नजर आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब डिविडेंड की कैलकुलेशन सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए फर्ज करें आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे बनी हुई है, एक एग्जांपल है कि आपके पास 50 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। ओके, इसमें 25 मिलियन आपके शेयर्स हैं, 25 मिलियन रुपीस के आपके शेयर्स हैं। ठीक है जी, 25 मिलियन रुपीस के शेयर्स हैं। तो और ये शेयर्स कैसे आए हैं? ये आए हैं शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो आपके पास शेयर कैपिटल बना है 25 मिलियन का। इसका मतलब ये है कि 25 मिलियन रुपीस के जो आपके पास शेयर्स हैं और 10 रुपए का अगर एक शेयर होता है तो आपके पास शेयर्स कितने होंगे? तो शेयर्स की कैलकुलेशन करना आसान है। शेयर्स इज इक्वल टू शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। आपके पास शेयर कैपिटल है 25 मिलियन का, फेस वैल्यू है 10 रुपए की, तो आपके पास बेसिकली 2.5 मिलियन शेयर्स हैं। ठीक है ना, ये फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ये लिखा हुआ, तो 2.5 मिलियन शेयर्स आपके पास मौजूद है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपने ये देखना है कि आपने कितने पैसे कमाए। ठीक है, अगर फर्स्ट करें मैं आपसे पूछूं कि कितने पैसे कमाए हैं तो उसे हम अर्निंग्स पर शेयर कहते हैं, ईपीएस। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है कि कितने पैसे कमाए हैं। जितने पैसे कमाए हैं, फॉर एग्जांपल 50 मिलियन है तो उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, जो कि है आपके पास 2.5 मिलियन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि 20 रुपीज पर शेयर आपने कमाए हैं। इसे हम ईपीएस कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमने अर्निंग्स कितनी की है। बिजनेस उसके ऑनर्स का होता है। बिजनेस के ऑनर्स कौन होते हैं? जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जितना भी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है वो सारा का सारा उसके शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वो उनका ऑनर का हिस्सा है, ऑनर का इस्तेहकाक है, उसका हक है कि वो ये बिजनेस का प्रॉफिट ले ले। लेकिन वो सारा का सारा प्रॉफिट हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो हम लोग सबसे पहले तो कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं अर्निंग्स पर शेयर कि हमने कितनी अर्निंग्स जो है वो की है। साल खत्म हुआ, साल की आपको पता है एंड के ऊपर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आए आके देखें कि आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। जो एजीएम होती है उसके अंदर लोगों को बताया जाता है कि हमने 20 रुपए पर शेयर का अर्निंग्स की है, हमने 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट कमाया है। इसमें से बताएं आप लोगों ने कितना लेना है। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के मुंतजिमीन होते हैं, जो कंपनी को चला रहे होते हैं, वो कुछ थोड़े से लोग जो कंपनी के सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, वो मालिकों को कह रहे होते हैं कि भाई 20 रुपए पर शेयर हमने कमाया है, तब बताओ तुमने कितना लेना है। मेरा ये ख्याल है, और वो साथ में अपना एक ख्याल भी रख देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ख्याल से ना हमें 5 रुपए पर शेयर आपको दे देना चाहिए और 15 रुपए पर शेयर जो है ये हमें रिटेन कर लेना चाहिए ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में काम कर सके। ठीक है, तो जो कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो लोग ये सजेस्ट कर देते हैं कि हमारे ख्याल से इतना डिविडेंड होना चाहिए। अच्छा, वो जो डिविडेंड होता है वो मान जाते हैं, ठीक है। या मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर कंपनी लॉ के अंदर ये रूल है कि वो डिविडेंड जो 5 रुपए का उन्होंने सजेस्ट कर दिया उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ाना लालच होगा। उससे ज्यादा बढ़ाना जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक दफा ज़िबा करने वाली बात होगी। तो जनाब जो एक साल का जो डिविडेंड होता है, जो साल के प्रॉफिट्स में से होता है, वो याद रखिएगा उससे अगले साल पे किया जाता है। ठीक है, वो उससे अगले साल पे किया जाता है। तो डिविडेंड जो है जिस साल का होगा फाइनल डिविडेंड, उससे अगले साल पे किया जाएगा। तो याद रखिएगा डिविडेंड्स दो तरह के होते हैं। डिविडेंड की कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से होती है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 15 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर जो ये हमने डिविडेंड देना है, तो बाकी 15 रुपए जो है वो हम रिटेन कर लेंगे। तो फर्स्ट करें, यहाँ पे हमने बात किया कि 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है, 5 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5 रुपए का डीपीएस है यानी कि डिविडेंड पर शेयर है, और बाकी 15 रुपए जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में हम मूव कर देंगे, रिटेन कर लेंगे अपने पास। वो प्रॉफिट जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो डिविडेंड जो होता है किसी भी एक साल का, उससे अगले साल में पे होता है। फॉर एग्जाम्पल 2015 अगर साल है आपके पास और वो पूरा का पूरा साल आपने प्रॉफिट कमाया, तो उसका डिविडेंड आपने 2016 में पे करना है। 2016 का डिविडेंड जो है वो आपने 2017 में पे करना है। ठीक है जी, 2016 का डिविडेंड 2017 में पे करना है, और जब ये पे होगा ये उस वक्त उस साल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, डिविडेंड जिस साल पे होगा, डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड विल बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड किया जाएगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इन द ईयर, या हम लोग कह सकते हैं इन नेक्स्ट ईयर, जब वो अप्रूव कर दिया है हमने। ठीक है,
क्योंकि डिविडेंड के बारे में कुछ भी फाइनल नहीं होता कि ये अप्रूव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लोग देंगे डिविडेंड या नहीं देंगे, हमारे शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे डिविडेंड को कि नहीं करेंगे। तो इसलिए जो डिविडेंड होता है वो उससे अगले साल पे किया जाता है। कौन सा? फाइनल डिविडेंड। फिर एक और डिविडेंड होता है जो इंटरम डिविडेंड होता है। इंटरम का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ठीक है, बीच में, ठीक है, चलते चलते। तो इंटरम डिविडेंड जो होता है ये पेड विद इन द ईयर होता है, और ये डिसाइड कौन करता है? ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। और जिस साल ये डिविडेंड जो है ये आपका अप्रूव हो जाता है पे करने के लिए, उसी साल इसको अकाउंट फॉर कर लिया जाता है। तो फर्ज करें कि 2015 का इंटरम डिविडेंड है तो वो 2015 में ही रिकॉर्ड होगा, 2016 का इंटरम डिविडेंड है तो वो 2016 में ही रिकॉर्ड होगा, यानी कि जिस साल आप पे करेंगे या जिस साल इसको अप्रूव करेंगे उसी साल जो है वो आप इसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड होता है ना, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि ये अप्रूव करना होता है शेयर होल्डर्स ने, जो साल खत्म होने के बाद जिनकी मीटिंग होती है। जो एजीएम होती है वो नॉर्मली 4 महीनों के अंदर अंदर करानी होती है। यानी कि फर्ज करेंगे अगर आपका 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ है तो आपने 31 मार्च तक अपना जो एजीएम है वो करानी होती है, जिसके अंदर मेंबर्स आते हैं और आके तो जो ये आपका जो भी डिविडेंड होता है इसको अप्रूव करते हैं। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इंटरम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, ये एक पेमेंट ऑफ प्रॉफिट है जो आपने करनी है, ठीक है, ये पेमेंट ऑफ प्रॉफिट है। तो जो पेमेंट ऑफ प्रॉफिट होगी ये रिटेन्ड अर्निंग में से होगी। अगर आप डिविडेंड अप्रूव करते हैं तो उस वक्त आपने एंट्री करनी है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगा ये अकाउंट, जब आप डिविडेंड पेएबल करेंगे। जब आप डिविडेंड पे कर देंगे तो जारी बात है कि वो आपका बैंक से पे होगा, तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट थोड़ा करके सारे शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे, वो बैंक में से होता जाएगा। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक अकाउंट है रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट। इसके बारे में हमने बात की थी कि ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो होता है ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आता है। तो डिविडेंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रिटेन्ड अर्निंग वाला अकाउंट जो है ये हमारे लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रेलेवेंट है कि भाई रिटेन्ड अर्निंग को हम लोगों ने डेबिट करना है, यानी कि रिटेन अर्निंग में से माइनस करनी है अमाउंट वो जो कि हमने डिविडेंड की फॉर्म में दी है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बच्चे कुछ इसमें ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरम डिविडेंड दिया है बोनस की फॉर्म में तो फिर क्या होगा, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको कहा कि मैं सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन पहले सिंपल चीजें समझ लें। सिंपल चीजें जब आप समझ लेंगे फिर उसके बाद जब मैं कॉम्प्लेक्स चीजें कराऊंगा तो फिर आपको आती होंगी। तो अभी आपने सवाल नहीं पूछना सर अगर ऐसे करके ऐसे हो तो फिर क्या करेंगे। सिंपल चीजें समझें पहले। सिंपल चीज ये है कि जब आप डिविडेंड पे करते हैं, अगर वो इंटरम डिविडेंड है तो उसी साल पे होगा, अगर वो फाइनल डिविडेंड है तो नेक्स्ट ईयर में पे होगा। पे कैसे होगा, आप जब उसको अप्रूव करेंगे तो फिर आप एंट्री करेंगे रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और जब वो आपका पे होगा तो फिर डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट, जो आपने पेएबल अपने पास रिकॉर्ड किया था वो खत्म हो जाएगा और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के अंदर हम लोगों ने बात की है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। हम यहाँ तो उसको रिटेन कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है, रिटेन कर लेते हैं, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने से मुराद ये कि हम डिविडेंड पे कर देते हैं। ये जो प्रॉफिट रिटेन करना होता है ना, इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। अक्सर औकात कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड कर लेती हैं कि भाई हमने किसी खास पर्पस के लिए प्रॉफिट रिटेन करना है, ठीक है जी। अगर कोई खास पर्पस हो जाए, स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स मैनेजर्स को कहें कि यार ये तुम 15 रुपए जो रिटेन करना चाहते हो तुम अपनी आशियों के लिए तो नहीं रिटेन करना चाहते। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं जनाब, हमने फॉर एग्जांपल फ्यूचर में एक बहुत बड़ी मशीनरी लेनी है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हमने शेयर इशू करने हैं डिस्काउंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने कोई लोन रीपे करना है। तो डिफरेंट टाइप के पर्पसेस हो सकते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो सारा का सारा पैसा जो है वो रिटेन अर्निंग में रख दिया जाए जो आपने कमाया है, उसकी बजाय हो सकता है शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर या मैनेजमेंट के अपने डिसीजन की बेसिस के ऊपर वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि सारा का सारा पैसा रिटेन अर्निंग में रखने की बजाय उसको छोटे छोटे डिफरेंट रिजर्व्स बना दिए जाए। हर रिजर्व रिटेन अर्निंग ही होता है, यानी कि जो रिजर्व्स होते हैं ये रिटेन अर्निंग्स ही होते हैं, लेकिन इनके पर्पसेस डिफरेंट हो सकते हैं। ये ऐसे ही है
कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिले पूरे महीने की, तो आप उसमें से जो है वो 3,000 रुपए साइड पे कर लें, वो आप अपनी जेब में रख लें कि यार ये डे टू डे खाना पीना आना जाना उसके लिए है। आप उसमें से 4,000 साइड पे कर लें, आप कहें कि ये मेरी कमेटी है जो मैंने जमा करा दी है, और फिर आप बाकी जो पैसे हैं आप उसको साइड पे कर ले, और आप सोचें कि भाई मैंने मोबाइल अपडेट करना है, या मैंने कोई कॉलेज की फीस देनी है, या मैंने कोई आईकैप की फीस देनी है, तो मैंने उसके लिए रिजर्व कर लिया। तो कैश आपके पास 10,000 ही है, लेकिन आपने उसके 3 सेक्शंस करनी है, और हर सेक्शन का एक अपना अपना पर्पज है। वो कैश ही है, वो कैश आप पे करेंगे, लेकिन जब आईकैप की फीस पे करनी होगी तो आप वो 3,000 रुपए में से पे करेंगे। ठीक है, जो 4,000 रुपए है वो आप कमेटी 4,000 उसमें से पे करेंगे। तीन अपना जो भी चाय पानी खर्चा होगा आपका आने जाने का, पेट्रोल वगैरह का, आप वो 3,000 में करेंगे। तो इसको हम रिजर्व है, रिजर्व कहते हैं। तो स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन कर लिए जाते हैं। तो जनाब, रिजर्व इज ए प्रॉफिट दैट हैव बीन अप्रोप्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। एक ऐसा प्रॉफिट है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो होता ये रिजर्व ही है, रिजर्व की तरह ही इसको लिखा जाना, पढ़ा माना समझा जाना चाहिए। ठीक है, गर्दाना जाए, लेकिन ये है कि इसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, और ये रिजर्व जो है ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो अप्लाई होगा, उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। तो पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं? पर्पस हो सकता है जो शेयर कंपनी ने इशू किए हैं इसको बाय बैक करना। ठीक है जी, बाय बैक ऑफ द शेयर्स, शेयर बाय बैक करना, इसकी जो है वो एंट्रीज हो सकती हैं। ये पहले FAR 1 के सिलेबस में होती थी, अब बाय बैक करने की एंट्रीज जो है वो आपके उसमें नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो बाय बैक ऑफ द शेयर इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। ठीक है, परचेज द इशूड शेयर और सम क्लास ऑफ इट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोच ले, बिजनेस ये सोच ले कि भाई हमने शेयर रीपरचेज करने हैं, शेयर वापस लेने हैं, तो शेयर वापस लेने के लिए कैश देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के अंदर से कुछ अगर हम प्रॉफिट अपना इस तरह से मेंटेन कर लें, इस तरह से साइड पे कर लें, तो भाई ये पैसे हम इस्तेमाल करेंगे अपना जो कैश है, जो शेयर्स है उनको वापस लेने के लिए, तो वो किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक फिक्स एसेट परचेज करने के लिए आप कर सकते हैं। लीगल सेटलमेंट कोई आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ जाएगी, तो उसके लिए आप अभी से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दें, तो ये हो सकता है। बोनसेस, यानी कि सैलरी बोनसेस पे करने के लिए, डेट पे करने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है। किसी भी पर्पस के लिए स्पेसिफिकली आप अपने पिछले सालों के प्रॉफिट में से कुछ चीजें साइड पे कर लें, तो उसे हम रिटेन कर सकते हैं। इवन जनरल पर्पसेस के लिए भी आप कह लें कि भाई ये हमारा रिटेनर नहीं है और ये हमारा एक और जनरल पर्पस रिजर्व है, तो आप उसको साइड पे कर लेते हैं। आप एक सेकंड जनरल पर्पस, कोई भी पर्पस किसी भी तरह का मिक्स पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए रिजर्व रख लें, आप किसी भी काम के लिए रिजर्व बना लें, तो उसे हम रिजर्व मेंटेन करना कहते हैं। और क्या होगा, उसकी एंट्री वही होगी कि रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट और स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। अब याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हिसाब से अगर आप सोचें, तो जनाब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हिसाब से रिटेन अर्निंग का अकाउंट ये भी आप लोगों की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है, और स्पेसिफिक रिजर्व का अकाउंट भी आप लोगों की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है। तो ये दोनों अकाउंट जो है, यानी कि इस एंट्री के दोनों इफेक्ट्स आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड करने हैं, एसओसी के अंदर रिकॉर्ड करने हैं। तो अब क्या है, अभी तक हमने दो चेंजेस देखी हैं। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर बाकी भी बता दें, बाकी भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो जो भी आपकी मूवमेंट है, आपने उसकी सबसे पहले सोचना है कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट कर रहे हैं, आप कैश फ्लोज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको उसकी अकाउंटिंग एंट्री पता होगी ना, तो आप बाकी काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी मूवमेंट है रिजर्व के अंदर, उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको पता होगी तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनाबे वाला एक सवाल है जी, चांद पेंट्स लिमिटेड का, जिसके अंदर दो चीजें, एक तो डिविडेंड है और एक मेरा ख्याल है कि मूवमेंट है रिजर्व्स की। तो जरा देखते हैं, जल्दी जल्दी हम इसे करेंगे। कहता है जी, चांद पेंट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेंट्स। ठीक है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 एंड 2015 इज दिस एंड दिस, दोनों सालों में प्रॉफिट आया है। ठीक है, अच्छी बात है। ये सारा का सारा वो प्रॉफिट होगा जो कि रिटेन अर्निंग्स में ऐड किया जाएगा। उसने कहा जी, शेयर कैपिटल एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ CPL एज ऑन 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014 को उसने बताया है। और अगर हम डिटेल्स को देखें तो उसने लिखा हुआ 30 जून 2016 का आपने बनाना है। तो जनाब वही काम करना पड़ेगा, इस साइड पे आपको लिख लेना चाहिए 30 जून 2016 पे जो साल एंड हो रहा है, वो साल स्टार्ट कब से हो रहा होगा। तो ये ना आसान होता है। ये जो डेट है लिखी हुई है ना 30 जून, इससे अगला दिन क्या होगा, इससे अगला दिन होगा 1 जुलाई। तो हम लिख देते हैं 1 जुलाई, और साल जो है 2016 से पीछे वाला 2015। तो आपके पास कोई भी डेट हो, आपने वो जो उस डेट पे साल एंड हो रहा है ना,
उस साल की स्टार्टिंग डेट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि जो डेट लिखी हुई है, डेट और मंथ, उससे अगला दिन लिख लेना है और पिछला साल लिख लेना है। तो हमारे पास 1 जुलाई 2015 इसकी स्टार्टिंग डेट है, और फिर जो 30 जून 2015 पे साल एंड हो रहा है वो 1 जुलाई 2014 पे स्टार्ट हो रहा होगा। तो हमारे पास जो पिछले साल का ओपनिंग है वो यहां से आएगा। बच्चे इन डेट्स में भी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई ये क्या करना है, तो मैंने आपको टोटका बता दिया है कि जो जिस साल की आपने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनानी है वो आपके दूसरे साल का इख्तिताम होगा। आपने उसको इस तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखना होता है कि एज ऑन 1 जुलाई 2014। ठीक है जी, तो जरा स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे क्या बात हो रही है। स्क्रीन पे ये बात हो रही है कि शेयर कैपिटल है और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है सीपीएल के। उसने बताया है जी कि 1 जुलाई 2014 को इट वाज 10,400। तो ये जनाब हमारा ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है। और इसके अलावा जो है वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है, सॉरी 10,400। शेयर कैपिटल अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ सीपीएल एज ऑन 1 जुलाई वाज 10,400। तो ये आपका शेयर कैपिटल है और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है 19,089, यानी कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। द डिटेल ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड जो डिटेल है वो ऐसे है कि 2015 और 2016 के। तो 2015 जो है ये आपका करंट लास्ट ईयर है और 2016 जो है वो आपका करंट ईयर। तो आपको पता है कि 2015 का डिविडेंड 2015 में पे हो गया, 2015 का जो फाइनल डिविडेंड है वो 2016 में पे हुआ होगा, 2016 का इंटरिम डिविडेंड भी 2016 में पे हो गया होगा, और 2015 का 16 का फाइनल डिविडेंड ये वाला जो है ये 2017 में पे हुआ होगा। हमें पता है कि 2016 का डिविडेंड 2017 में पे होगा। तो इसका ये मतलब है कि 2017 में जो ये पे होगा तो करंट ईयर में तो ये पे नहीं होगा। हमने 2016 की स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, इसलिए ये तो रेलेवेंट ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास दो चीजें, एक चीज तो ये है कि हमारे पास ओपनिंग्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास ओपनिंग्स है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, और ये हमारे पास डिविडेंड्स हैं। तो तीन ही चीजें हैं हमारे पास। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी बैलेंस हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, कुछ चीजें मैंने लिखी रहने दी ताकि हमें लिखने में टाइम जाया ना हो। स्टेटमेंट चांद पेंट लिमिटेड कंपनी का नाम लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी लिख दिया, फॉर द ईयर एंडेड 30 जनवरी जून 2016 हमने लिख दिया। अब इसमें दो ही चीजें हैं, शेयर कैपिटल है और रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं जी पहले हम पिछले साल की बनाएंगे, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी नहीं 1 जुलाई 2014। तो उसने ये बताया हुआ ओपनिंग बैलेंस 10,400 का ये है। ये क्या है जी, ये है कैपिटल, शेयर कैपिटल का 10,400 मिलियन। और इसी तरह से उसने रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बताया हुआ है 19,089। ठीक है जी, ये दोनों ओपनिंग है। फिर इस साल क्या हुआ, इस साल सबसे पहले तो आया प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2015 का जो ईयर एंड है इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा ईयर एंड। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें, जब स्टार्टिंग डेट का ईयर कुछ और हो और एंडिंग डेट का ईयर कुछ और हो, तो फिर हम लोग इसको जब हम कोई नाम देना चाहें तो इस साल को हम कहेंगे कि ये 2015 का साल है और इस साल को हम कहेंगे 2016 का साल है। ये टैक्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि हम लोग जो स्टार्टिंग डेट होती है इसकी स्टार्टिंग जो एंडिंग डेट होती है, एंडिंग डेट का जो ईयर होता है ना, हम वही कहते हैं कि ये इसका ईयर है। तो प्रॉफिट फॉर द टैक्स ईयर 2015 जो है वो हमारा कितना है, ये उसने बताया हुआ है 3723। तो हम लोग ये इसको ऐड कर देंगे, सी 3723 का प्रॉफिट है, हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है जी डिविडेंड, डिविडेंड हम पे करेंगे। डिविडेंड है जी इंटरम डिविडेंड। सबसे पहले जो आपका इंटरम डिविडेंड है वो जी 5%। अच्छा, ये डिविडेंड किस चीज का 5% है, जो परसेंटेज में डिविडेंड दिया गया होता है वो शेयर कैपिटल की परसेंटेज होती है। तो बेसिकली हम जो डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, मैं आपके सामने कैलकुलेटर ऐप ओपन कर लेता हूं ताकि छोटी मोटी कैलकुलेशन हम यहीं पे स्क्रीन पे ही कर लें। तो जो डिविडेंड है वो हमने 5% कैलकुलेट करना है 10,400 का। तो हमारा जो डिविडेंड आएगा 10,400 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये बनता है जी 520। तो 520 का डिविडेंड जो है वो माइनस होगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप डिविडेंड की एंट्री देखें तो वो होती है जनाब रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होता है, तो ये हम नोट कर लेंगे। रिटेन अर्निंग को डेबिट, रिटेन अर्निंग की नेचर क्योंकि क्रेडिट होती है, जब हम इसे डेबिट करेंगे तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड हो गया। ठीक है जी। अच्छा,
2015 का फाइनल डिविडेंड 2015 के अंदर 2014 का फाइनल डिविडेंड लिखना था, जो कि नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमारा 2015 का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि है 10,400 हमारा जो है ये बन जाता है शेयर कैपिटल। और रिटेन अर्निंग जब हम इन सारी चीजों को जमा करेंगे तो ये बनता है, अब ये मेरे पास जो कैलकुलेटर है मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ, तो ताकि एंट्री कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। 3723 प्लस बल्कि माइनस करना है 520, तो हमारे पास आंसर आता है जी 22292 ओके। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट ईयर की तरफ 2016 के अंदर। 2016 के अंदर आपको बड़ा जरूरी है कि क्वेश्चन आपको पूरा पूरा याद मतलब ये कि आपको पता होगा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका लिखेंगे इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। सबसे पहले हम लोगों ने फाइनल डिविडेंड लिखना है, फाइनल डिविडेंड ऑफ ईयर एंड 2015। सबसे पहले हम फाइनल डिविडेंड पे करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा आपका पेमेंट्स का वो इसी तरीके से होगा कि आप जो है वो चीजों को उसी तरतीब में लिखेंगे जिस तरतीब में आप पे कर रहे हैं। ठीक है जी। फाइनल डिविडेंड ईयर एंड 2015 का क्या है? फाइनल डिविडेंड है जी 10% का। तो अगर हम लोग 10% कैलकुलेट करें किस चीज का, 10,400 का, तो 10,400 का हमारा 10% बनेगा जी 1040। तो ये आपका फाइनल डिविडेंड हो गया। फिर उसके बाद इस साल आप 2016 का इंटरम डिविडेंड भी पे करेंगे। इंटरम डिविडेंड 2016 का वो कितना है जी? वो भी 10% है, तो वो भी आप पे करेंगे 1040, वो भी 10% इतना ही बनेगा। फिर एंड के ऊपर आप पे करेंगे जी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015। 2015 का जो प्रॉफिट है 2016 का 2016 का जो प्रॉफिट है वो कितना है जी? वो उसने बताया है 4089। ठीक है जी। उसने कहा कि 2016 का प्रॉफिट ये है और 2015 का ये है। जब रिस्पेक्टिवली का वर्ड आए तो इसका मतलब होता है कि जिस तरतीब से ईयर्स का जिक्र किया गया है उसी तरतीब से अमाउंट्स भी हैं। अगर ईयर 2016 पहले और 15 बाद में है तो जो अमाउंट्स आएंगी वो भी 2016 की पहले आएगी, ये वाली 2016 की है और ये वाली 2015 की है। ठीक है जी। तो 4089 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द ईयर। तो ये हम ऐड करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल में या रिटेन अर्निंग्स में? सोचे जरा, रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगा 4089। ऐड क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। इसके बाद हम इन्हें टोटल करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो दूसरी एग्जांपल हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की है इसमें हमने डिविडेंड्स ऐड किए हैं। तो डिविडेंड के केस में रूल बहुत सिंपल है। रूल ये है कि करंट ईयर का डिविडेंड जो इंटरम है वो करंट ईयर में पे होगा और जो आपका फाइनल डिविडेंड है वो आपका नेक्स्ट ईयर में पे होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। ठीक है जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इंटरम के अंदर 2016 वाले प्रॉफिट का 10% नहीं लिया जाएगा? जी नहीं। देखिए, प्रॉफिट का 10% पे नहीं करना होता, हमने प्रॉफिट का पे नहीं करना होता, हमने शेयर कैपिटल का पे करना होता है। ठीक है। प्रॉफिट का परसेंटेज पे नहीं करनी होती, हमने शेयर कैपिटल की पेमेंट करनी होती है। तो हमारा जो प्रॉफिट की 10% या 15% है फिगर, ये 10% या 15% जो है ये 6% 5% जो भी आपका डिविडेंड अप्रूव होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज ए परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल, नॉट द प्रॉफिट। अच्छा जी, एक बच्चे ने पूछा है जी अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स का। जो हमने डिविडेंड पे कर दिया है वो हमने अप्रोप्रिएट कर दिया प्रॉफिट को। ठीक है। यानी कि वो हमने पे कर दिया। इसी तरह से जो हमने रिजर्व्स क्रिएट कर दी हैं वो हमने प्रॉफिट जो है वो रिजर्व्स में अप्रोप्रिएट कर दिए हैं। तो इसी तरह से जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट होगा वो रिटेन्ड अर्निंग्स को कहते हैं। इसमें ये आपको मैंने बताया है, बस इसको चेंज करना है कि डिविडेंड ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड पे लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने नीचे लिखना होता है, इंटरम डिविडेंड ऊपर लिखना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको ऐसे कर लें। इंटरम डिविडेंड ये मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन भी किया है कि भाई ऑर्डर आपने सही रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करने लगे हैं जी इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप शेयर्स इशू कर दें तो उसकी क्या काउंटिंग एंट्री होगी? अब जब आप डिफरेंट टाइप की एंट्रीज आपको पता चल जाएंगी, जब आपको डिफरेंट टाइप की एंट्रीज पता चल जाएंगी तो फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कौन कौन सी आइटम्स जानी है। अगर वो डेबिट हो रही है तो वो प्लस होंगी, माइनस होंगी उधर जाके, और अगर वो क्रेडिट हो रही है तो माइनस होंगी, ऐड होंगी।
फॉर एग्जांपल हम इसमें डिफरेंट सिनेरियोज की बात करते हैं वन बाय वन। इशू ऑफ शेयर एट पार, जब आप न्यू शेयर्स इशू करते हैं और वो पार पे इशू करते हैं, पार करने से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि आपका शेयर था 10 रुपए का, आपने 10 रुपए का इशू किया, ठीक है जी, यानी कि आपने ना तो उस पर कोई डिस्काउंट दिया और ना ही उसके ऊपर आपने कोई प्रीमियम हासिल किया। तो आपके पास क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलियन शेयर्स थे, 10 मिलियन शेयर्स थे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, आपने एट पार जो है वो इशू कर दिए। 10 मिलियन शेयर थे, आपने 10 रुपए का एक शेयर इशू कर दिया, तो आपके पास 100 मिलियन रुपीज जो है वो बैंक में आ गए, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपने देखें शेयर इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल आपका बढ़ना चाहिए, और बैंक में पैसे हैं तो बैंक भी डेबिट होना चाहिए, तो आपकी एंट्री होगी बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। 100 मिलियन रुपीज से 100 मिलियन रुपीज से एंट्री जो होती है ये रुपीज से होती है हमेशा, ये आपकी करेंसी में एंट्री होती है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो शेयर कैपिटल का अकाउंट है ये आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आता है, और ये क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इशू ऑफ शेयर एट पार के ऊपर ये आपका वहां पे ऐड होगा, प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ये वाली लाइन आइटम ऐड होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह से एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि आपने शेयर जो इशू किए हैं वो प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं। प्रीमियम के ऊपर कोई कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, पहले तो ये देखना जरूरी है। कोई भी कंपनी प्रीमियम के ऊपर शेयर इसलिए इशू करती है कि उसको लगता है कि उसके शेयर की वैल्यू ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं कोई भी एक जबरदस्त ईएफयू इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं, या अलाइड बैंक की बात कर लेते हैं, या मिजान बैंक की बात कर लेते हैं। ऐसी बिजनेसेस जिनके डिविडेंड्स आते हैं, उन लोगों के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में 10 रुपए से कहीं ज्यादा ट्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम कंपनीज वगैरह हैं, इनके शेयर्स मार्केट में 10 रुपए से ज्यादा के ट्रेड हो रहे होते हैं, यानी कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए होती है, हालांकि उस शेयर की कंपनी में वैल्यू 10 रुपए होती है, ठीक है, यानी कि उन्होंने 10 रुपए का शेयर इशू किया होता है। अब वो कंपनी अगर मजीद शेयर इशू करेगी और वो कहती है कि यार ये शेयर ले लें, और वो कहे कि जी 10 रुपए का ले लें, तो कस्टमर्स तो बहुत भागे भागे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 10 रुपए का लेके मार्केट में 110 का बेच देंगे। तो कंपनी कहती है नहीं, इतने मजे नहीं आ रहे आपको, हमें आएंगे मजे, क्योंकि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से उसकी शेयर वैल्यू बढ़ी है। तो कंपनी कहती है कि हम ये शेयर प्रीमियम पे बेचेंगे, हम ये शेयर 100 रुपए का बेचेंगे, और उसकी फेस वैल्यू जो होगी वो 10 रुपए ही होगी, तो 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का बेच दिया जाएगा। तो उस शेयर के अंदर 10 रुपए तो उसकी पार वैल्यू है, लेकिन ऊपर का जो 90 रुपए है वो उसका प्रॉफिट है जो कंपनी ने हासिल किया है, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं कि वो प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि 14 मिलियन शेयर जो है वो कंपनी ने इशू किए हैं, हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, आर इशूड एट प्राइस ऑफ 13 रुपीज पर शेयर, 13 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने इशू किए, ठीक है। तो 3 रुपए का प्रीमियम हासिल किया, देखें 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी और आपने 13 रुपए उसकी सेल प्राइस रखी, इसका मतलब यह है कि आपने 3 रुपए का प्रीमियम हासिल कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर गौर से देखा जाए तो 14 मिलियन शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, इतने पैसे आपके बैंक में आए हैं, लेकिन आपने शेयर जो है वो इशू किए हैं, तो वो 14 ज़रब 10 यानी कि 140 मिलियन के शेयर इशू किए हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो आपने शेयर कितने इशू किए हैं, 14 मिलियन शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो आपने बेसिकली 140 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू किया है। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में 14 मिलियन शेयर के 13 रुपए के हिसाब से पैसे आए हैं, जो कि 14 तिया 42 182 बनते हैं, आई थिंक 182 मिलियन रुपीज, ठीक है जी। तो हम कहते हैं 14 ज़रब 13 हमारे पास बनता है 182 मिलियन, ठीक है। तो 182 मिलियन के शेयर्स आपके पास बैंक में पैसे आपके पास बैंक में आए हैं। तो शेयर आपने 140 मिलियन के दिए हैं, पैसे आपके पास 182 मिलियन के आए हैं, तो ये जो एडिशनल है ये है बेसिकली 42 मिलियन का प्रीमियम। प्रीमियम को प्रॉफिट भी कहते हैं, बेसिकली ये प्रीमियम जो है ये प्रॉफिट का वर्ड है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बैंक हमेशा डेबिट होगा उस अमाउंट से जो कि बैंक में एक्चुअली रिसीव हुई है। तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे 140 मिलियन से। दूसरा रूल, शेयर कैपिटल हमेशा उस अमाउंट से क्रेडिट होगा जो उसकी पार वैल्यू होती है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल जो है इसको हम क्रेडिट करेंगे, देखिए 14 मिलियन शेयर इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 140 सॉरी बैंक 182 मिलियन से क्रेडिट होगा, 182 मिलियन आया, और शेयर कैपिटल जो है ये क्रेडिट होगा 142 मिलियन से 140 मिलियन से, क्योंकि हमने इतने के शेयर इशू किए।
और रिमेनिंग जो है वो हमारा शेयर प्रीमियम के अंदर रिकॉर्ड होगा। ये जो शेयर प्रीमियम है ये 42 मिलियन रुपीस का होगा, यानी कि जितने रुपए का प्रीमियम है, आपने 14 मिलियन शेयर्स हैं और इसके ऊपर 3 रुपए का प्रीमियम आपने हासिल किया है, तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम जो है ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 182 मिलियन, 140 मिलियन और 42 मिलियन का। तो बैंक हमेशा उस अमाउंट से डेबिट होगा जितनी बैंक में आई है, एक्चुअली रिसीव्ड। शेयर कैपिटल उस अमाउंट से क्रेडिट होगा जितने के शेयर इशू किए हैं पार वैल्यू के ऊपर। जो डिफरेंस है अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो वो शेयर प्रीमियम का डिफरेंस कहलाएगा, यानी कि हम लोगों ने 3 रुपए का प्रीमियम इसमें हासिल किया। अब अगर इस अकाउंटिंग एंट्री में भी आप देखें तो आपके पास दो अकाउंट्स है, शेयर कैपिटल का अकाउंट और शेयर प्रीमियम का अकाउंट, जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जाने चाहिए। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री के अंदर भी आपको दो आइटम्स ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर दिखानी है। जब शेयर आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो आपने ये वाली एंट्री करनी। तो अकाउंटिंग एंट्री इसकी आपने समझ लेनी है और वहां से आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, उसको समझ लेना है। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस देखते हैं। तीसरी चीज है जी इशू एट डिस्काउंट। जब आप शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, उसी तरह से अगर कंपनी थोड़ी सी बुरी सिचुएशन पे चल रही है जिसकी वजह से उसको शेयर इशू करने पड़ रहे हैं ताकि मजीद कैश आए और काम चले, तो कंपनी के शेयर कोई 10 रुपए का लेने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त कंपनी का शेयर मार्केट में 6 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का बिक रहा है। तो वो क्यों एक चीज जो मार्केट से 6 रुपए की मिल सकती है आपसे आके 10 रुपए की क्यों लेगा? तो कंपनी कहती है कि कोई बात नहीं, हमें इस वक्त मुश्किलात का सामना है, हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना शेयर 6 रुपए का बेच देते हैं, ताकि यूजर्स को थोड़ा सा हम कहें कि हम ये काम करने लगे, ये काम करने लगे, ऐसे करने लगे, वैसे करने लगे, तो आए जरा हमारे साथ चलें। और वो हमारे साथ चलते हुए ये डिसाइड कर लेता है कि वो हमारे शेयर परचेज करेगा। तो ऐसे में आपको जो शेयर्स की प्राइस है वो कम मिलेगी, तो आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपका कुछ लॉस होगा, कुछ एक्सपेंस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 12 मिलियन शेयर्स हैं जो आप इशू कर रहे हैं, उनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और आपको 2 रुपए का इसके ऊपर डिस्काउंट देना पड़ रहा है, यानी कि बेसिकली आप 8 रुपए का ये शेयर जो है ये मार्केट में बेच रहे हैं। तो फर्स्ट करेंगे, अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर जो हमारे पास आए हैं, शेयर्स है 12 मिलियन शेयर्स हैं और इसका फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से 120 मिलियन बनती है। तो 120 मिलियन के शेयर हम बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? बैंक में जो पैसे आ रहे हैं 12 मिलियन शेयर के 8 रुपए के हिसाब से 96 मिलियन रुपीस आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें 24 मिलियन रुपीस का लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट है जो हमने लोगों को दिया है, ये वो एक्सपेंस है जो हम लोगों ने ऑफर किया है। तो अगेन रूल वही है, एंट्री की बात करते हैं कि बैंक हम डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जितने पैसे हमारे पास आए हैं, यानी कि 96 मिलियन। तो 12 मिलियन के हमारे पास शेयर्स है, 12 मिलियन शेयर्स है, 8 रुपए के हिसाब से 96 मिलियन की जो अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर आपने उसकी एंट्री करनी। शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा उस अमाउंट से जितने आपने शेयर्स एक्चुअली इशू किए हैं। 12 मिलियन शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर था, तो 120 मिलियन के शेयर्स आपने इशू किए। और जो रिमेनिंग है वो अगर वो डेबिट साइड का डिफरेंस है तो आपने रिजर्व वगैरह को चार्ज करना है। ठीक है जी, तो इसको शेयर कैपिटल को हम लोग जो है वो चार्ज करेंगे। शेयर कैपिटल अगर हमारा है तो हमारा जो रिमेनिंग 24 मिलियन का जो डेबिट साइड का डिफरेंस है वो हम किसी रिजर्व को चार्ज करेंगे ये। तो अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों एंट्रीज के अंदर कुछ आइटम्स हैं जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आनी चाहिए। पार के ऊपर जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट रिटेन स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर आती है। जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो ये दो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आती है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। ठीक है, और जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल और ये वाला रिजर्व जो है, ये मैंने जनरली रिजर्व लिखा है, इसके अंदर एक ऑर्डर होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले किसको चार्ज करना है फिर किसको चार्ज करना है। तो ये चीजें हैं जो मैंने रेड हाईलाइट की हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आएंगी जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे। अब सवाल ये है कि ये रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं? रिजर्व्स का सुन लें। सबसे पहले हम ये चार्ज करेंगे कोई स्पेसिफिक रिजर्व अगर मेंटेन किया हुआ है, स्पेसिफिक रिजर्व पास्ट में अगर हमने कोई स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन किया था फॉर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यानी कि अगर पास्ट में आपने एक रिजर्व मेंटेन किया हुआ था जिसका ये ख्याल था कि भाई जब हम लोग शेयर रिजर्व डिस्काउंट पे ऑफर करेंगे तो उस वक्त हम ये रिजर्व जो है इसको चार्ज करेंगे।
तो पास्ट में जब कभी आज से 10-15 साल पहले आप प्रॉफिट में थे, तो उस वक्त आपने सोचा कि यार फ्यूचर में बुरा वक्त भी आ सकता है, बुरा वक्त तो किसी पे भी आ सकता है, तो क्यों ना उस वक्त इशू ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग एक रिजर्व इस वक्त मेंटेन कर लें। तो अगर इस तरह का कोई रिजर्व आपको क्वेश्चन में नजर आए, तो सबसे पहले हमने डिस्काउंट के अंदर इस चीज को डेबिट करना है। अगर ऐसा कोई रिजर्व नहीं है, या अगर है और उसमें 24 मिलियन नहीं पड़ा हुआ, कम पड़ा हुआ है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम चार्ज करेंगे शेयर प्रीमियम को। अगर आपके पास आपके अकाउंट्स के अंदर शेयर प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है, शेयर प्रीमियम का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो फिर आप शेयर प्रीमियम, यानी कि पास्ट में कभी अगर आपने प्रीमियम के ऊपर शेयर इशू किए थे और वो रिजर्व आपके पास इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, तो आप फिर उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन किया हुआ है तो वो, अगर वो नहीं तो फिर आप शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, अगर वो भी नहीं तो फिर तीसरे नंबर पे आप रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में इसको डेबिट कर देंगे। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक रिजर्व नजर आए, मैं ये सिर्फ डिस्काउंट के हवाले से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिजर्व नजर आए तो सबसे पहले आपने उसको डेबिट करना है। अगर ऐसा कोई रिजर्व नहीं है, और अगर है तो कम है, यानी कि 24 मिलियन का बैलेंस नहीं है, उससे कम है, तो फिर आपने शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है। और अगर शेयर प्रीमियम भी नहीं है, या अगर है तो वो भी कम है, तो फिर आपने रिमेनिंग अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करनी। ठीक है जी। तो अब इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको चीजें बताई हैं, वो ये है कि जब आप शेयर इशू करते हैं पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, तो उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। वो अकाउंटिंग एंट्रीज आपको याद हो जानी चाहिए, आपने नोट कर लेनी है, और फिर उनमें से वो वाली आइटम्स जो कि स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी के अंदर नजर आएंगी, वो आपने लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा, शेयर्स के अंदर दो तीन चीजें और भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर बोनस इशू कर दिया जाता है। अब बोनस क्या होता है? बोनस शेयर्स का मतलब है, बोनस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स दे दिए, उन्हें कहा कि जाओ ऐशी करो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बोनस है। कंपनी इशूड 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज बोनस। कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1 मिलियन शेयर बोनस के तौर पे इशू कर दिए हैं। अच्छा, ये क्या होता है? बोनस के तौर पे शेयर इशू करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि हमारे पास जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से हर शेयर होल्डर के पास जितने जितने शेयर्स हैं, उसको एक एक शेयर मजीद मिल जाएगा। 1 शेयर फॉर 1 शेयर। ठीक है, एक शेयर के बदले एक शेयर। ठीक है, 1 फॉर 1, यानी कि आपको 1 मिलेगा अगर आपके पास एक शेयर होगा। इसी तरह से कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है। इसमें वो कह सकते हैं कि भाई हम लोग 2 फॉर 1 शेयर इशू करेंगे, 2 फॉर 1, ठीक है, इशू करेंगे। तो अब इशू कौन सा हो रहा है? 2 शेयर इशू हो रहे हैं एक शेयर के बदले में। ठीक है, इसकी जो वर्डिंग होती है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है। अगर तो फॉर का वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एवरी, ठीक है, तो जो इससे पहले लिखा होता है ये वो होते हैं जो न्यू शेयर इशू हुए होते हैं, और जो बाद में लिखा हुआ है वो पुराने वाले ओल्ड शेयरिंग होती है। यानी कि अगर लिख दिया जाए कि हम 3 शेयर्स इशू करेंगे फॉर एवरी 1 शेयर, ठीक है, यानी कि हम 3 मजीद शेयर इशू कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि लिखा हो कि हम लोग जो है ना वो 1 शेयर इशू करेंगे फॉर एवरी 3 शेयर्स। इसका मतलब है कि जिसके पास 3 शेयर है ना, उसको एक शेयर मजीद मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू करती है। बहरहाल जो भी उसका शेयर इशू करने की जो भी स्टेटमेंट है, उससे क्या हो रहा है? कंपनी को कैश नहीं मिल रहा, नो कैश ओला। ये क्या हुआ? तो कंपनी शेयर क्यों इशू करती है? जब कैश ही नहीं मिलना। तो जब कैश नहीं मिलना तो वो शेयर किसी भी वजह से इशू किए जा सकते हैं। ओनर्स कहते हैं यार हमारे शेयर्स मजीद बढ़ाए जाएं, हमारे शेयर जो है वो मार्केट में जो है वो अजीब अजीब से ट्रेड हो रहे हैं, कम शेयर्स हैं, शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया जाए ताकि शेयर्स को मजीद तोड़ के डिवाइड किया जा सके। ठीक है, वो डिवाइड करके मार्केट में बेचा जा सके, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के शेयर्स इशू किए जाते हैं। अगर एक कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस बहुत बढ़ गई है ना, वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसका आपकी उस बुक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक कंपनी की मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू, अगर उसका शेयर 20,000 रुपए का बिक रहा है, तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, फिर उसके ना बोनस इशू करते हैं ताकि उस कंपनी की मार्केट वैल्यू डाइल्यूट हो जाए और शेयर कम हो जाए, शेयर की मार्केट वैल्यू नीचे आ जाए। क्योंकि 20,000 का शेयर तो कोई भी नहीं परचेज कर सकता ना, बहुत कम लोग होते हैं जो 20,000 का शेयर परचेज कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कुछ मजीद शेयर इशू करते हैं और कंपनी का स्टॉक उसी तरह से डाइल्यूट होता है, तो डाइल्यूट होने के बाद जो है ना वो उसका फॉर एग्जाम्पल अगर वो
हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर मजीद इशू कर देते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 20% रह जाती है, यानी कि वो 20,000 का शेयर जो है वो 4% पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एक कंपनी का जो शेयर है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है और तो बहुत महंगा ट्रेड हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी प्राइस को थोड़ा कम करने के लिए, ताकि उसकी ट्रेडिंग बढ़ सके, उसको हम लोग जो है ना वो बोनस इशू करते हैं। बहरहाल वापस आते हैं, हम बात करते हैं कि इस बोनस इशू से पैसा कोई नहीं मिलना, तो कोई कैश नहीं मिलेगा, इसका मतलब है बैंक तो डेबिट नहीं होगा। ठीक है जी। फिर शेयर कैपिटल है, शेयर हम इशू कर रहे हैं 1 मिलियन शेयर हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है तो 10 मिलियन का शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल जो है ये तो हम लोग जो है वो क्रेडिट करेंगे। 1 मिलियन शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से 10 मिलियन हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, अब उसी तरह से बोनस इशू करना है, तो अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तो उसको, नहीं तो शेयर प्रीमियम को, नहीं तो रिटेन्ड अर्निंग्स को। वही वाला ऑर्डर जो हमने डिस्काउंट के टाइम पे देखा था, वही वाला ऑर्डर यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर हमने बोनस इशू करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन किया हुआ तो हम स्पेसिफिक रिजर्व को डेबिट करेंगे, नहीं तो शेयर प्रीमियम अकाउंट अगर पड़ा हुआ तो उसको डेबिट कर देंगे, नहीं तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर चलेगा अगर हम बोनस इशू करते हैं 10 मिलियन रुपीस का। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये दोनों जो अकाउंट्स हैं ये हमारे स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी के अंदर जाने चाहिए। फिर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन। शेयर स्प्लिट क्या होता है? शेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कंपनी अनाउंस करती है कि भाई आज जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, हम उसके हर शेयर के 2 टोटे कर रहे हैं और अब उसके पास 4000 शेयर्स हो जाएंगे। या कंपनी कहती है कि हर वो बंदा जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, हम 10-10 शेयर्स को जोड़ रहे हैं और आज के बाद हर बंदे के पास जिसके पास 10 शेयर्स है उसके पास जो शेयर है वो 1 हो जाएगा। तो 10,000 शेयर को जोड़ के हमने 1000 शेयर कर दिया, इसको शेयर कंसोलिडेशन कहते हैं। ये दोनों जो ट्रीटमेंट्स होती है ना, ये आ, किसी शेयर के कैपिटल के अंदर चेंजेस नहीं होती है। शेयर कैपिटल उतना का उतना ही, ठीक है, बस उसकी फेस वैल्यू में चेंज आता है और उसके बाद फर्दर कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन शेयर कैपिटल, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन के अंदर कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती क्योंकि उसका अकाउंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन नो अकाउंटिंग एंट्री, कोई अकाउंटिंग एंट्री जो है वो पास नहीं की जाती। आखिरी जो चीज है वो है जी राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये है कि अपने करंट शेयर होल्डर्स को कंपनी ये कहती है कि भाई आपके पास मजीद शेयर्स हैं, आप मजीद शेयर्स परचेज कर सकते हैं। हम मार्केट में बेचेंगे तो हम महंगा बेचेंगे लेकिन आपको हम सस्ता दे देंगे। ठीक है। राइट इशू जो होता है इसके इसके रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा तो आपको पता होगा कि कंपनी कभी भी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती जब तक वो राइट इशू ना करे। इस तरह के जितने पंगे हैं ना वो सारे कंपनी लॉ के हैं। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग के अंदर ये है कि जब भी कभी आप राइट इशू करें तो उसमें आप बेसिकली आप इसको डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को इशू कर रहे होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट आपने डिस्काउंट इशू की है वही ट्रीटमेंट आपने राइट इशू की करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी 2 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और एक्सरसाइज प्राइस है जी 8 रुपए की। एक्सरसाइज प्राइस का ही मतलब है कि जब आप अपने शेयर होल्डर्स को राइट दे देते हैं कि भाई अगर तुमने ये शेयर लेना है तो तुम्हें एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 8 रुपए मिलेगी, यानी कि इस राइट को आपने अगर अचीव करना है, हासिल करना है, एक्सरसाइज करना है तो वो 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो बैंक में पैसे आएंगे वो आएंगे 2 मिलियन शेयर्स के 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से 16 मिलियन रुपए। दूसरा, अगर कंपनी को जो शेयर कैपिटल है अगर हम उसको क्रेडिट करें तो शेयर कैपिटल है 2 मिलियन शेयर्स हैं और 10 रुपए के साथ, तो शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। और तीसरी चीज है अगर हमने कोई स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, अगर वो नहीं है तो फिर रिटेन अपना जो शेयर प्रीमियम है, और अगर वो भी नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग्स को आपने डेबिट करना है 4 मिलियन से जो कि आपने डिस्काउंट दिया। तो बेसिकली ये वही एंट्री है जो हम पढ़ के आए हैं जो कि होती है हमारी डिस्काउंट के केस में कि जब हम शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो शेयर डिस्काउंट पे इशू करें मार्केट को या अपने शेयर होल्डर्स को, उसकी एंट्री सेम ही होगी एज फार एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज कंसर्न, वो सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो शेयर के इशू के हवाले से हमने जो चीजें देखी हैं वो है 6। शेयर एट पार, शेयर एट डिस्काउंट, शेयर एट प्रीमियम,
बोनस इशू, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन या राइट इशू। इन 6 की 6 में सिर्फ एक ही रूल फॉलो होता है, बैंक हमेशा उतनी अमाउंट से डेबिट होगा जितने कैश पैसे आए हैं, शेयर कैपिटल हमेशा उतनी अमाउंट से क्रेडिट होगा जितने की फेस वैल्यू के शेयर्स आपने दिए, और अगर वो डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो शेयर प्रीमियम, और अगर वो डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो हमने 3 में से कोई एक चीज को चार्ज करना है। पहला चार्ज हमने देना है स्पेसिफिक रिजर्व को, अगर वो नहीं है तो हमने डेबिट करना है शेयर प्रीमियम को, अगर वो नहीं है तो हमने डेबिट करना है रिटेन अर्निंग्स को। तो ये सिंपल रूल है, ये 4 लाइनों का रूल है, 4 लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, और ये वाली चीज डेबिट कर दें और ये वाली चीज क्रेडिट, ये द रूल के अंदर मैंने लिख दिया है सारा। तो अगर आप इसको याद कर लें, अगर आप इसको समझ लें तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फिर इसके बाद आएंगी मुश्किल चीजें, वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी और परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये चीजें आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होंगी। इसके ऊपर अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है इन स्लाइड का पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दूसरा सवाल है एंट्रीज आती हैं पेपर में? जी नहीं, एंट्रीज करने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आपको इसकी एंट्री क्लियर होगी तो फिर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ऐड कर सकेंगे। किस तरह से ऐड करना है? फॉर एग्जांपल मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैंने कहा है कि ये जो अकाउंट्स रेड हुए हुए हैं ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इसका इंपैक्ट डालना है। तो जो आपने प्लस करना है, जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं वो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में प्लस करने हैं, जो डेबिट हो रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में माइनस करने हैं, ठीक है। तो ये एंट्रीज नहीं करनी है हमने, ये जो काम है ये करना है आगे। अब जरा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सूरज केबल्स लिमिटेड का क्वेश्चन है, उसने कहा जी ईयर एंड है 30 जून, ओके 30 जून का ईयर एंड, 30 जून का ईयर एंड। और फिर उसके बाद उसने ये बताया है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो हमारे पास जो ये पहला साल होगा वो होगा जी 30 जून 2016 पे वो एंड हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जुलाई 2015 पे, और उससे पिछला साल जो है वो 30 जून 2015 पे एंड हो रहा होगा, तो वो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जुलाई 2014 पे। तो हमने 1 जुलाई 2014 से स्टोरी स्टार्ट करनी है। वही सवाल है, उसने सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस की हैं फिगर्स के अंदर। 2015 और 16 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40893723। शेयर कैपिटल एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ सीपीएल 1 जुलाई 2014 का 10,400 और 19089 मिलियन है। ये चीज है पहली जो कि आपको आ रही है। एससीएल 10% ऑफ अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट टू शेयर रीपरचेज रिजर्व, ये है जी, शेयर रीपरचेज करने के लिए एक रिजर्व वो मेंटेन करते हैं जिसके अंदर 10% अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट वो हर साल ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी आपका अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट होगा, क्या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट यानी कि जो उस साल का प्रॉफिट है उसका 10% आप रिटेन अर्निंग से मूव करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एससीएल इशूड 2 मिलियन शेयर्स, 2 मिलियन शेयर भी इशू किए हैं, 10 ईच एट द राइट इशू एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 8 पर शेयर। तो 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से उन्होंने शेयर्स भी इशू किए हैं, और डिविडेंड भी दिया है। फाइनल डिविडेंड है सिर्फ 2015 का फाइनल डिविडेंड है 10%, जो कि 2016 में लिखा जाएगा। 2016 का डिविडेंड जो है वो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसमें डिविडेंड नहीं। तो इजी बातें हैं जी। चलते हैं स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी की तरफ। हम लोगों ने क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेना है 2-4 मिनट के अंदर। हमारा है जी 1 जुलाई 2014 का ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस है उसने हमें दिया हुआ है जी इस पैराग्राफ के अंदर। उसने कहा जी कि शेयर कैपिटल है 10,400 का, और शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स है जी 19,089 मिलियन की। इस साल और क्या क्या हुआ? इंटरम डिविडेंड आया? नहीं आया। रिटेन अर्निंग्स आई? यस। प्रॉफिट आया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2015 का प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट ऑफ सीपीएल कैपिटल एंड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ सीपीएल एज ऑन 1 जुलाई 2014 वाज दिस एंड दिस। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। 2015 का जो प्रॉफिट है वो है जी 4089, तो 4089 हमने इसमें ऐड कर दिया। 4089 मिलियन नहीं, ये 2016 का है। 2015 का है जी 3723। अब इस साल क्या करना है जी? इस साल इन्होंने क्या करना है जी? 10% अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट शेयर रीपरचेज रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये शेयर रीपरचेज रिजर्व है जिसका ओपनिंग है 0, और ट्रांसफर टू रिजर्व जो है वो हम लोगों ने करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो 10%, तो 3,372 हम इधर से माइनस करेंगे और शेयर प्रीमियम में
शेयर रीपरचेज रिजर्व में ऐड कर देंगे। तो हमने ट्रांसफर कर दिया ना, तो 372 जो है वो हमने रिटेन अर्निंग से निकाल के शेयर रीपरचेज रिजर्व के अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद हमारा 2015 का 2014 का डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इनके टोटल्स कर लिए, ये बनेगा 10,400, ये बनेगा 372 और ये कुछ बनेगा, ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं ये क्या बनता है, ये वाली फिगर क्या बनती है। मैं आगे चलता हूँ। 2016 का साल आ गया। 2016 में सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड 2016 का नहीं है, 2015 का फाइनल डिविडेंड हम लोग देंगे। तो फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2015 कितना था जी? फाइनल डिविडेंड 2015 का थी 10%। तो हम लोग 10% फाइनल डिविडेंड देंगे। 10% फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है कि हम लोग यहां से ये फिगर निकालेंगे और 1040 जो है 10% इसका माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग्स के अंदर से। और ये किधर चला जाएगा? अगर आप डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड की एंट्री होती है आपका रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट, जो आपकी करंट लायबिलिटी होती है, जो आपने पे करनी होती है। तो रिटेन अर्निंग को क्योंकि डेबिट करना है तो रिटेन अर्निंग में से 10,400 हमने माइनस कर दिए, विच इज द 10% ऑफ द शेयर कैपिटल। ओके, दूसरा इसमें क्या हुआ, इस साल हमने कुछ शेयर्स इशू किए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एससीएल इशूड 2 मिलियन शेयर्स, 2 मिलियन शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं। तो अगर हम लोग इसकी एंट्री करें 2 मिलियन शेयर्स की और उसने 8 रुपए पर शेयर लिए हैं, तो बैंक जो है वो हमारा 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से 2 मिलियन शेयर्स 8 रुपए के हिसाब से 16 मिलियन से डेबिट होगा। ठीक है, जहां तक बात है शेयर कैपिटल की, तो आपने 2 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है, वो आपने किया है शेयर कैपिटल 2 मिलियन शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से आपने दिए, तो आपका कितना क्रेडिट हुआ जी? 20 मिलियन का। अब आपने जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं उसके बारे में हमने कहा था कि जब भी डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो हमने 3 चीजों को चार्ज करना है। सबसे पहले स्पेसिफिक रिजर्व, तो डिस्काउंट के ऊपर इशू करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? नहीं है। वो जो शेयर रीपरचेज रिजर्व है वो शेयर को रीपरचेज करने के लिए। दूसरे नंबर पे शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम भी यहाँ पे नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने रिटेन अर्निंग्स को चार्ज करना है। तो रिटेन अर्निंग्स को आप चार्ज करेंगे तो आपके पास जो है वो जो रिमेनिंग है रिटेन अर्निंग्स को चार्ज होगा। रिटेन अर्निंग्स इसको आप कितना चार्ज करेंगे? 4 मिलियन। तो आपने क्या करना है, आपने इशू ऑफ शेयर्स लिखना है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल 20 मिलियन से डेबिट हो रहा है, तो हम 20 यहाँ पे ऐड करेंगे, क्रेडिट हो रहा है 20 ऐड कर देंगे। और रिटेन अर्निंग जो है वो हमारा 16 मिलियन से डेबिट हो रहा है, वो हम माइनस करेंगे। रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है, माइनस करेंगे। और इसके बाद ईयर एंड का जो है वो डिविडेंड वो डिस्काउंट हो गया जी हमारा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 ये आपका कितना है? 4089। और एक चीज आप शायद भूल रहे हो लेकिन मैं नहीं भूल रहा, वो है जी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, वो है जी 10%। 409 माइनस होगा, 409 इधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल अब आप खुद कर लेंगे। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और शेयर रीपरचेज रिजर्व्स, इन तीनों की ये टोटल हमारे पास थी सेटलमेंट, टोटल अरेंजमेंट। ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने पूछा सर ऑर्डर समझा दें कि जब शेयर इशू होंगे तो पहले डिविडेंड होगा या शेयर इशू? देखें, शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर होता है, डिविडेंड एंड ऑफ द ईयर होता है। पिछले साल का जो डिविडेंड होगा वो पिछले साल के शेयर्स के ऊपर लगेगा। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल हम 2016 में हैं और हमने डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो वो पिछले साल का जो क्लोजिंग शेयर्स थे उनके ऊपर लगेगा। सिंपल सी बात है ना, जो उस वक्त आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे उसके ऊपर लगेगा।